हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख चुके हैं, हम बात कर रहे हैं जो कलाम एकेडमी ने 4 अप्रैल को आपका ये पेपर लिया है रीड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल रीड पैटर्न पर। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। हमारे अकॉर्डिंग पूछे तो ये पेपर बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया था, सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं बेस्ट ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन था आपका, कह सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सरल ही पूछ लिया था बुद्धि सिद्धांत संबंधी। देखो, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया गया है। तो जो बुद्धि में समाहित किया गया है गिलफोर्ड के अनुसार, तो जैसे ऑप्शन दे रखे थे संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, पहला ऑप्शन था। दूसरा था तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तीसरा ऑप्शन था सामाजिक, मूर्त, अमूर्त। और 4 नंबर ऑप्शन था सामान्य और विशिष्ट कारक। तो इसका राइट आंसर था वो पहला ही हो जाएगा। संक्रिया को ऑपरेशन बोलते हैं, विषय वस्तु को कॉन्टेस्ट बोलते हैं, और आपको उत्पादन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे तल रूपी और ठोस रूपी, ये आपका केटल ने दिया, और साथ में हॉर्न भी अगर ऑप्शन आता है तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सामाजिक, मूर्त, अमूर्त, 3 नंबर ऑप्शन की, तो ये आपके थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने दिया था, आप भी बखूबी जानते होंगे। ठीक है, सामान्य कारक और विशिष्ट कार्य ये आपके एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। ठीक है, अगर देखा जाए आरपीएससी ने और ये गिलफोर्ड के सिद्धांत संबंधी क्वेश्चन क्या पूछे, इसके उपनाम पूछे हैं सिद्धांत के। जैसे इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल बोलते हैं। पहला तो हो जाएगा स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, देख लेना आप इसी के उपनाम। एक है टीडी थ्योरी के नाम से, यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से पूछा है। फिर इसको एक कॉप के नाम से पूछा है, COP, यानी यही जो ऑप्शन दिए हैं, यानी जैसे ऑपरेशन, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट, ये भी नाम के नाम से एक अभिसारी और अपसारी के उपनाम से भी पूछा गया। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं इनके उपनाम। बात करें ये सिद्धांत दिया कब था, थोड़ी देख लेते हैं जानकारी। 1967 में दिया था। ठीक है, तो इनके जो जो 1967 में दिया था, इनकी एक बुक भी है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। इसकी बुक थी द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, शायद यही बुक थी। तो ये भी बुक पूछी गई है। ठीक है, और क्या जानकारी है इनके बारे में जो पूछी गई है, वो पूछी गई है जो खंड है इनके, जो कारक खंड हैं, जैसे 4 गुणा, 5 गुणा, 6, जैसे विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। तो वो हमारे में देखा जाए आरपीएससी के अकॉर्डिंग 120 ही अब तक पूछे गए होते, तो इनके 150 भी हैं और 180 भी हैं। ठीक है, तो वो लास्ट में पूछे, यानी अधिकतम तो 180 है और न्यूनतम तो पूछे तो 120 है। 120 तक ही बने हैं क्वेश्चन, आप प्रीवियस करके देखना। ठीक है, बात करें ये कब कब दिए गए थे, 120 दिए गए थे 1967 में, ये डेट याद रखना। 150 जो खंड थे वो दिए गए थे 1977 में। ठीक है, और जो लास्ट थे 180 वो दिए गए थे 1988 में। ये आप जानकारी रखना। ठीक है, अगर बात करें इनसे टफ से टफ क्वेश्चन ये बना है कि जो संक्रिया है इसमें कौन कौन सी तत्व आते हैं वो पूछा है, और विषय वस्तु के अंदर कौन कौन सी है, उत्पादन के अंदर कौन कौन आते हैं। ये टफ से टफ क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका विषय वस्तु उसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, ऑडियो विजुअल, और आपका कह सकते हैं स्मृति में एक और भी जोड़े गए थे, रिकॉर्ड रिटेंशन। ये भी ध्यान रखना है, बस मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं, मुझे तो लगता नहीं इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, ये अच्छे स्तर का क्वेश्चन बनाया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के विषय में सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षात्कार व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। देखो, बात करें रेमन प्रोग्रेस मैट्रिसेस एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण नहीं, ये शाब्दिक के अलावा मुक्त परीक्षण भी है। तो ये ऑप्शन कह सकते हैं गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है, शाब्दिक परीक्षण का एक लाभ यह भी है कि ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को भी आसानी से दिया जा सकता है। अगर बात करें शाब्दिक, तो निश्चित नहीं है, बाकी जो संस्कृति के जो भी व्यक्ति हैं वो शिक्षित हों, तो अशिक्षित भी हो सकते हैं, तो अवाचिक हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रेमिला का ड्रॉ एंड मैन परीक्षण भारत में विकसित प्रमुख शाब्दिक परीक्षण है। तो ये शाब्दिक नहीं, ये चिंतन पर आधारित माना जाता है, और ये प्रेमिला पाठक हैं, इन्होंने दिया था। तो हम कह सकते हैं ये भारत के अकॉर्डिंग 4 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया था। और एक जानकारी और है इनके बारे में, वो जानकारी ये है कि मैंने आपको बताया ये चिंतन पे आधारित होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें ये जो प्रेमिला का ड्रॉ एंड मैन परीक्षण है, ये आपका अगर फॉरेन के बाद या विदेशी की बात की जाए तो ये दिया था आपका
गुडेनप ने, ड्रॉ एंड मैन टेस्ट, ये गुडेनप ने दिया था। वहाँ पे क्या होता था कि पुरुषों का एक चित्र बना दिया जाता था, कलात्मक उनका वर्णन किया जाता था, इस प्रकार का था। तो ये भी गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन बना है कि सत्य बताना था, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्यों हो जाएगा, ये आपकी प्रक्षेपण विधि आती है, व्यक्ति के अचेतन मन की बाहर बातें निकाली जाती हैं। ठीक है, बाकी ये सभी हैं जैसे साक्षात्कार है, स्थिति परक परीक्षण है, ये परीक्षण है, ये आपके व्यवहारात्मक से संबंधित है, यानी ये वॉटसन वाली निरीक्षण पद्धति से संबंधित रखती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। और ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, सेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ये कह रहा है नॉट डिफाइन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। आपको इसमें बताना है कि जो इसमें से मीजोमॉर्फ की विशेषता नहीं है, वो छांटनी है। ठीक है, तो देखो मजबूत पेशी या मजबूत व पेशी शरीर वाला होता है तो ये आक्रात्मक में आता है, यानी ये मीजोमॉर्फिक में आता है सेल्डन के अकॉर्डिंग। सुसंगठित शरीर वाला, ये भी आपका मीजोमॉर्फिक में आता है। ऊर्जावान और साहसी, ये भी आपका मीजोमॉर्फिक में आता है। लेकिन जो कलात्मक अंतर्मुखी है ना, ये आता है आपका, अगर आपको ध्यान हो, सेंडल ने जो व्यक्तित्व के प्रकार 3 प्रकार बताए थे। पहला था एंडोमॉर्फिक, ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एंडोमॉर्फिक। दूसरा था मीजोमॉर्फिक। तो मीजोमॉर्फिक की ये 3 विशेषता होगी, ए बी सी। और एक 3 नंबर ऑप्शन प्रकार बांटा था इन्हें, एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक में आते हैं कलात्मक और अंतर्मुखी। ये आपको जानकारी हुई तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो बाकी जो भी जानकारी है मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बनाता है ये भी देखते हैं। तो ठीक है, ये सेकंड प्राइड से संबंधित, इड अहम परायम से संबंधित क्वेश्चन बनाए, तो इसे भी देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन से आप सहमत नहीं है, यानी असहमत हैं, तो वो ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन था इड है वो अहम और पराहम संप्रत न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं होती हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। यह अहम है वो धैर्यवान, तर्क संगत और तथा वास्तविक सिद्धांत से संचालित होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पराहम इड वह अहम को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक अथवा, ऑप्शन देख लेते हैं आगे, नहीं है। ठीक है, ये दे रहा है पराहम इड वह अहम को यह बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है। मूल प्रवृत्तियां जीवन शक्ति को इड को ऊर्जा प्रदान करती हैं तथा लिबिडो कहलाती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी बी सी डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट, जो हम सहमत नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और कहता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तरीय निष्पादन प्रदर्शित करेगा, ये कैसी रक्षा युक्ति है। ठीक है, कि ये अस्वीकरण है जिसे हम डेनियल बोलते हैं, और प्रतिक्रिया निर्माण है जिसे रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं, एक है युक्तिकरण जिसे रेशनलाइजेशन बोलते हैं, और दमन है जिसे रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बात करें तो इसके अनुसार आपने अगर एक सीरियल आता शकलक बूम, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा, ये तर्क दे रहा है, यानी अपनी जो भी कमी है उसके अकॉर्डिंग अपना तर्क देता है, या तर्क शक्ति संबंधी जो भी बातें आती हैं वो युक्तिकरण यानी कह सकते हैं रेशनलाइजेशन में आती है। ये रीट 2018 लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ अपनी तर्क देता है ना, तो तर्क संबंधी जो भी चीज़ आती है वो युक्तिकरण में आती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खा लेता है उससे रोचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकालता है, और व्यक्ति के पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप से मुक्त महसूस करता है, यह विकार कहलाता है। तो जिसे बोलते हैं जैसे ये क्षुधा अभाव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा, एक है
क्षुध, दिथिसयता जिसे इंग्लिश में बुलिमिया बोलते हैं। फिर है आपका अगला अनियंत्रित भोजन और एक है कैटाटोनिक जड़मा। ठीक है, तो बात करें ये आपका है बुलिमिया नैरोवसा से संबंधित है। एनसीईआरटी के अगर 4 नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बुलिमिया और एनोरेक्सिया नैरोवसा इन दोनों के बारे में बताया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है, आपने पढ़ रखा होगा बखूबी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर था कि अधिगम अशक्तता वाले बालकों में, जिसे बोलते हैं लर्निंग जिनकी कहते हैं जो अधिगम अशक्तता वाले हों उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी हैव, जो चाइल्ड हैं उन्हें बताना है, उनकी विशेषता दे रखी है कौन कौन सी है। तो देखो ये पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता उच्च कोटि के होते हैं, ये बात गलत है। अगर उच्च कोटि के होते तो फिर ये हस्त निपुणता उच्च कोटि के होते तो इन्हें डिसेबिलिटी वाले बालक ना बोलते, यानी अधिगम अशक्तता वाले। ठीक है, स्थान और समय की समझदारी होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें ये पूछा है कि जो अधिगम अशक्तता वाले बालकों में उनकी विशेषता बतानी है, कोई भी इनमें से हो सकती है वही बतानी है। अवदान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं, जबकि ये गलत है क्योंकि उनमें विकार होते हैं। पठन वैकल्प के लक्षण होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उनके पठन वैकल्प लक्षण पाए जाते हैं, यानी पढ़ने में डिसेबिलिटी होती है, तो यही राइट ऑप्शन होगा। ये अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, ये रीट में बन सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अगला देख लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन बनाया है, ये भी अच्छे स्तर का कह तो नहीं सकते, लेकिन जो ऑप्शन रखे हैं वो अच्छे रखे हैं। ठीक है, कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है वो बतानी है आपकी। तो देखो पहला ऑप्शन था उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति, समस्या समाधान की अधिक योग्यता, ये बिल्कुल होती है। सूचना प्रक्रमण की उच्च गति होती है, जिसे हायर ऑडिशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो आपको अगर मालूम होता सूचना प्रक्रमण सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए संबंधित है। ठीक है, सामान्यीकरण और तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, ये भी आपकी प्रतिभाशाली बालकों से लिए संबंधित है, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन से संबंधित है, तो ये कह सकते हैं हम इसका राइट आंसर सभी है, यानी ये सभी ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है कि सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवांशिकता के द्वारा नियत हो जाती हैं, तथा जो 2 नंबर है उसमें आ जाएगा पर्यावरण सृजनात्मकता के विकास को उद्दीपित करते हैं, तथा रिक्त स्थान हेतु प्रयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो हमने बता दिया इसमें राइट आंसर आनुवांशिकता और पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे स्तर का था। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाँ ये है, ये कह रहा है कि मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपने आप दैनिक कार्य स्वयं कर सकें, ये कौन सा? ये भी रीट में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप का था, उसमें 2 ऑप्शन राइट माने थे, उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 से 50 वाला। ठीक है, देखा जाए तो वहाँ पे अपने रीट के अकॉर्डिंग 50 से 75 वाला भी ऑप्शन, यानी 50 से 70 वाला वो भी माना था, और शायद 80 तक एक और ऑप्शन था वो भी माना था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे माना है आंसर कह सकते हैं 25 से 50 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसे एनसीएफ 2005 बोलते हैं, में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ये ध्यान देना है, नहीं है बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो सुनिश्चित करना, ये भी सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना, जबकि आपने एनसीएफ पढ़ रखा है तो उसमें सरल बनाना है। ठीक है, और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, ये बात तो सही है, लेकिन ये कठिन बनाना ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा, उसने यही पूछा कौन सा नहीं है। अगर 4 नंबर ऑप्शन की बात करें कि एक से अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समाहित होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, गैर शैक्षिक कार्यों प्रयोजनों के लिए शिक्षक को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध करना,
तो ये ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास योजना बनाना, ये ऑप्शन सही है। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करना, ये भी बात सही है। ये धारा 4 में चल रही है, ठीक है। शायद धारा 4 है वो 12 से लेकर 28 तक है, तो देखते जाना, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आप देख लेना, ए और डी में से एक होगा, जो हमारे अकॉर्डिंग है वो ए हम मान सकते हैं इसका राइट आंसर होगा, यानी संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग कौन सा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार करना है, बिल्कुल सही है। इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन हुई है, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी आप जानते हो क्रियात्मक अनुसंधान में स्कूल संबंधी विशेष कमियां ढूंढी जाती हैं बच्चों के अंदर, यानी बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है, क्या कमी है, उनको सुधारा जाता है। तो वो वैज्ञानिक नहीं होती है, वो अनुभवजन्य होती है, या कह सकते हैं स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित होती है, ठीक है। तो इसकी रूपरेखा लचीली होती है, बिल्कुल सही है। इसकी यह कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप है, ये भी सही है। यानी इसमें से हमें बताना था कि नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन बना था कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये बताना, ठीक है। तो देखते हैं कि मूल्यांकन परिणाम और गुणात्मक वितरण को मूल्य प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है, ये भी सही है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण संभव है, ये भी सही है। लेकिन मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित है, सीमित नहीं होता है, व्यापक होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आरटी एक्ट के द्वारा पूछा गया था, ये क्या नहीं सॉरी आरटी एक्ट नहीं है, ये सीखने के प्रतिफल संबंधी क्वेश्चन था। तो इसमें से हमें बताना है, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो देखते हैं कि सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है वो बताना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के या आयु वर्ग के बच्चों का गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, तो ये सही बात है। बालकों की सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मापदंड तय करना, ये भी सही है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, तो आप ये बखूबी जानते होंगे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बना था, ये विकास की अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन बना है। देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखते हैं, पहला इसमें से क्वेश्चन ही ये पूछा है कि विकास के संदर्भ में असत्य बताना है, ध्यान रखना है, असत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है, बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व अनुभव एवं बुद्धि का संचय होता है, बुद्धि नहीं है, वृद्धि से संचय होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत एवं परिष्कृत से अपरिष्कृत होता है, यानी अपरिष्कृत होता है, तो ये गलत बात है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 3 देख लेते हैं। अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के अनुभव होते हैं, तो ये भी बात सही है। और ए नंबर की ऑप्शन की बात सही थी, सी नंबर की ऑप्शन की बात सही है, और डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और व्यवहार का जो प्रारूप प्रारंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आने वाले वर्षों में भी जीवन के लिए समाज को सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, ये बताना, असत्य युग्म बताना था। देखते हैं, शेष अवस्था होती है वो शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र होता है, बिल्कुल सही है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु होती है, पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की टॉयज, तो ये भी बात सही है। उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय की अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय की अवस्था है, ये तो गलत है। जो प्री स्कूल एज होती है
मेरे अकॉर्डिंग वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। किशोरावस्था वीर पूजा की, ये तो सही है। आप एक बार कन्फर्म कर लेना। देखो ये टॉय एज होती है ना, टॉय एज, ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित होती है। अगर खेल की अवस्था पूछता तो उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा सी नंबर, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था है वो पूर्व विद्यालय की अवस्था नहीं होती है। पूर्व विद्यालय की अवस्था होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जीन प्याजी के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। यह सत्य बताना था हमें, तो यही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहली है जो स्टेटमेंट दे रखा है, इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आती है। तो ये ऑप्शन है पहला। दूसरा है बालकों की चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है, यानी जिसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं उत्क्रमणीयता। बालक में संग्रहण और संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो इन विशेषताओं का संबंध जीन प्याजी के संज्ञानात्मक किस अवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग ठोस, यानी ठोस सक्रियता जिसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन था जो 21 नंबर था कि कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किन अवस्थाओं का संबंध रखता है? तो ये हमें बताना था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इसमें देख लेते हैं। और इसमें आगे भी दे रखे हैं, यानी ऑप्शन चूज करने हैं नीचे वाले, ठीक है। तो पहली विशेषता परिश्रम बनावहीनता की अवस्था, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यह विशेषता 7 से 11 के अंतर्गत आती है। उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना, तो ये तो आएगी नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कना, ये हो सकती है, ठीक है। और पहल बनाव दोष की अवस्था, तो ये तो होगी नहीं, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन था कि किस आयु तक के बालकों में 2 शब्द यानी 2 फ्रेज कह सकते हैं और तक के सामान्य बालक या सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है, यानी 2 शब्दों तक बोलने वाले वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। ये बताना कौन सी उम्र तक हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 24 माह की आयु में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। वो आपके अकॉर्डिंग कौन सा है आप बता सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका कह सकते हैं इसमें से असत्य मैंने कथन चयन करना है 23 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं और सहयोगी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है, ये गलत है। वुडवर्थ ने आपका स्टेटमेंट अगर वुडवर्थ का आपने पढ़ रखा है तो उसमें क्या होता है, वातावरण इनटू वंशानुक्रम, तो ये दोनों गुणात्मक होते हैं न कि योगात्मक, ठीक है। तो यही पूछा है कि असत्य कथन है, तो बी नंबर असत्य कथन हो जाएगा। अगर सी की बात करें, बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों प्रभावों का अंतर असंभव है। और आपका 4 नंबर है बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें योगात्मक पूछा है इसलिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा बी। चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कथन सही बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो अभ्यास अनुभव पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है, चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला, परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है और अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित रहता है। तो ठीक है, अगला ऑप्शन देख लें। परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता है जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, बाकी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग सी नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी है क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है, उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज़ के
साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। जो साइकिल है वो आपका कंडीशनल स्टिमुलेट है यानी अनुबंधित उद्दीपक है, तो सही बात है। तेज आवाज़ यानी साउंड जो हुआ था फटने का वो अनकंडीशनल स्टिमुलेट है यानी अनुबंधित उद्दीपक है, तो ये भी बात सही है। डरना जिससे वो डर रहा था आवाज़ से, तो वो डरना एक अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है यानी अनुबंधित अनुक्रिया है, ये भी बात सही है। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, जो क्या है, हमें सुमेलित करना है कि कौन सा किससे मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम ये किससे संबंधित है, तो ये आपके बांडूरा से हो जाएगा। अव्यक्त ये टोलमैन से संबंधित हो जाएगा। अंतर्दृष्टि ये आपके कॉलर से संबंधित हो जाएगा। क्रिया प्रसूत ये आपका स्किनर से संबंधित हो जाएगा। तो देखते हैं पहले में कौन सा था, तीसरा था, तो इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे में आपका जो अव्यक्त अधिगम था ये आपका टोलमैन, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर तीसरा है अंतर्दृष्टि ये कॉलर से संबंधित है, तो 5वां नंबर ऑप्शन इसमें, तो यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। आपको इसमें से असत्य कथन चूज करना है क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, असत्य कथन चयन कीजिए। तो देखते हैं, असत्य कथन चयन चूज करना है हमें, इसमें से देखना है। ठीक है, तो देखो, चिंतन संगठित लक्ष्य निर्देशित उद्देश्य पूर्ण व्यवहार होता है, ये बात सही है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है, ये भी बात सही है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है राइट। आगे देख लेते हैं कि तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान की जाती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। ये भी लग तो सही सा रहा है, लेकिन इसमें गत्यात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो इस वजह से हमें गड़बड़ी लग रही है इस ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। असत्य पूछा था तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, कल्पना है, उसके बारे में जो सत्य कथन है वो बताना है। कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। कल्पना में क्रमबद्धता और तार्किकता होती है। कल्पना का वास्तविक कोई संबंध नहीं होता है और कल्पना में विचारों में संगतता होती है। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए, तो कल्पना में वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, ये बात सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था 29 नंबर। ये क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है, तो ये प्रयुक्त नहीं है, ये बताना है अभिप्रेरणा के संदर्भ में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है, तो ये ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है, जबकि ऐसा नहीं है, कैसी भी हो सकती है। और ऑप्शन देख लेते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा किसी खास प्रक्रिया को रोकने की दिशा निर्देश करती है। अभिप्रेरणा एक उद्देश्य प्राप्ति की जारी तक रहती है, यानी उद्देश्य प्राप्त होता है तब तक जारी रहती है, तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन को असहमत हैं, यानी असहमत हैं, वो ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं, आप देखें पहले ऑप्शन को कि बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील अमूर्त चिंतन करने की सामर्थ्य आता है, तो ये सही है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सोच का सहारा लेता है, ये भी सही है। बुद्धि के फलस्वरूप ही उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन अनुकूल करने की योग्यता है, ये सभी कथन दिए हुए हैं मनोवैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ये हमें गलत लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी आपके 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, पर्टिकुलर साइकोलॉजी से। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी। जो हिंदी के पेपर से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहे हैं ये आपका गद्यांश है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये मानव में है, जैसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, या अपत्यवाचक कृत प्रत्यय है, या संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होगा किसमें,
मानव में। ये होता है मनु प्लस अ, तब बनता है ये मानव, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन था, उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत कौन सा है, हमें ये चूज करना है। तो देखो इसकी बात करें, पर प्लस आवरण पर्यावरण हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। और अगर बात करें दूसरा नंबर है उत्खनन, इसमें तो इसका उद प्लस खनन होगा शायद, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन है असंगत, अ प्लस संगत, ठीक है। और अप्रत्याशित में ओ अ भी है और प्रति भी इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो पूछा गया था कि असंगत है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें असंगत होगा, वो होगा उत्खनन, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महाविनाश में कौन सा समास है, तो महाविनाश में देखते ही मानना है इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त जो घोर संकट में घोर क्या है, देखो ये आप गद्यांश पढ़ोगे तो उसका सेंस निकल के आएगा। तो आपको वहाँ पे देखना होगा वो ये लाइन कहाँ पे लिखी है, तो उसके अनुसार बताना ये संज्ञा है, विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो आप पढ़ते हो तो वहाँ पे देखना ये विशेषण है, क्या, घोर शब्द, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, वो होगा आपका कालिंदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन किया था, ये भी आपका गद्यांश के अकॉर्डिंग है, ये गद्यांश से दे रखा है। 36 से 40 क्वेश्चन है, यानी 36 से 40 तक 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये गद्यांश संबंधी पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या पूछा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। तो असंगत इसमें से होगा, देखो ये आपका स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो अनुभव है वो आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये असंगत है, तो असंगत ही बताना, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा था कि हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो काल बताना है। तो इसका काल हो जाएगा सामान्य भूतकाल, क्योंकि काम हो चुका है, विश्राम किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है, बयार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बायरी, दूसरा है बाल, तीसरा है एबी, या चौथा नंबर ऑप्शन बगुलियो। तो इसका 38 का राइट आंसर होगा, वो होगा ये इसे बायरी बोलते हैं और बाल बोलते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इन दरवाज़ों में अंधेरा रहता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, कि इन दरवाज़ों में अंधेरा रहता है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं कि गद्यांश में सभा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आप गद्यांश पढ़ते हो, उसमें सभा हुआ, वो सेंटेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है सभा एक वचन है या बहुवचन है या दोनों। तो ये तो देख के ही मालूम पड़ता है, ये आपका हो जाएगा सभा जो एक वचन, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है। अर्थ के आधार पर आपको मालूम है 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, तो उनमें से बताना है किसके अकॉर्डिंग है। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो ये संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो हमें जो वाक्य दे रखा है, राम आया और श्याम चल दिया, ये वैसे साधारण वाक्य, साधारण नहीं, संयुक्त वाक्य है और शब्द से जुड़ा है, 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमें ये वाक्य दिया गया है संयुक्त का, ये हमें मिश्र में चेंज करना है। तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसके अंदर राइट आंसर, तो वो देखना है। देखो जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राइट आंसर सही होगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, जो हंसपद है किस विराम का एक और नाम है, यानी उसका दूसरा नाम क्या है ये बताना है। तो उसका दूसरा नाम होगा, उसे लोप विराम भी कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे बड़े नेता हैं, रेखांकित वाक्यांश है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे बड़े नेता है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषता पूरी बताई जा रही है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है कि
ये आशा रा दीवा राजस्थान के मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राजस्थान का मुहावरा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसका हो जाएगा अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो आपके ये शिक्षण विधि संबंधी क्वेश्चन 15 आएंगे, तो वो देख लेने। तो इसका राइट आंसर होगा सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की अकॉर्डिंग बताया गया, किसको? शिक्षक को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों में स्थान दिया गया है? तो वो कौन सी इसमें से एक पद्धति है या विधि है? तो वो है आपकी कौन सी? बालोद्यान, जो फ्रॉबल ने दी थी। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर को है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? ये बताना कारण नहीं है, ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका होगा सुलेख विहीनता। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुलेख विहीनता। चलो अगला देख लेते हैं कि बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित है? यानी बच्चे का पहला जो शब्द है वो सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित है? अमूर्त विचारों से, ठोस वस्तुओं से, समय से, या उपयुक्त छवि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ठोस वस्तुओं से। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका ठोस वस्तुओं से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है? जो इसे इंडिकेट करते हैं वो ऑप्शन बताने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये गद्य पद्य की रचनाओं का आधार पर ये व्याकरण पढ़ाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक की अपेक्षित व्यवहार क्या होगा? शिक्षक से क्या आशा की जा सकती है? तो वो बताना है। तो इसका होगा केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं? ठीक है, वे किस प्रकार के विकास का उपाय कर रहे हैं, तो वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं जो है आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य सबसे पहले होगा? अगर हम स्वाभाविक क्रम को देखें LSRW के अनुसार, तो इसका राइट आंसर इसके अनुसार निकल के आएगा वर्णमाला पढ़ाना। ठीक है, पहले पढ़ाया जाएगा उसके बाद लिखाया जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि शिक्षण की नवाचार विधियों में छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, यह कहलाती है। तो ये कहलाएगी आपकी अभिक्रमित अनुदेशन, इसी में बालक अपनी गति से सीखता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य चूज करना है, ये ध्यान देने की बात है। तो इसमें होगा पाठ्य पुस्तक एक शिक्षण का साध्य नहीं होता, ये एक साधन होता है। क्या होता है? ये एक साधन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो आपका है 56 नंबर कि हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष क्या है? ये बताना है क्या दोष। तो इसका होगा कि अनेक भाषाई तत्वों का परीक्षण की उपेक्षा करना, तो ये भी सही है। साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति और अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा करना, तो ये भी सही है। यानी हमें दोष बताने, तो ये दोष ये भी है, ये भी है। विषय वस्तु पर अत्यधिक बल देना, ये भी एक उपेक्षा है। ठीक है, यानी दोष है, तो ये प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका ये बताना है, यह कथन किसी ने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। तो ये आपको स्टेटमेंट दिया है, ये किसने दिया है ये बताना है। तो ये दिया है गुलमी और मायर्स और ब्लावर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहती है, तो यह परीक्षण कौन सा है? इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, हर वर्ष बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्याविज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? एक तो होता है आपका प्रत्यास्मरण, एक होता है प्रत्याविज्ञान। प्रत्यास्मरण को रिकॉल बोलते हैं, प्रत्याविज्ञान को रिकॉग्नाइज बोलते हैं। तो इसमें से बताना है कि जो प्रत्याविज्ञान रिकॉग्नाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। देखो मिलान होते हैं,
एकांतर प्रश्न होते हैं, सादृश अनुभव होते हैं, लेकिन रिक्त स्थान पूर्ति ये प्रत्यय स्मरण से संबंधित है, यानी रिकॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। अगला है 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण विधि का चयन करना, ये आपका शिक्षण निदान से संबंधित नहीं है। बाकी जो छात्रों का चयन करना, विषय वस्तु के विषय क्षेत्र का चयन करना, घटना स्थलों का अन्वेषण करना, ये सभी हिस्से होती हैं किसके, शैक्षिक निदान के। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर भी हिंदी का मॉडरेट पेपर है, ठीक है, अच्छे इस तरह के क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं हम संस्कृत, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ले रखी है। चलो अभी देख लेते हैं जो संस्कृत जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज भर गई है तो उनके संबंधित क्वेश्चन क्या बने थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 61 से लेकर 65 तक ये आपके संस्कृत हैं। जो भी संस्कृत संबंधित जो 30 क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, ये गद्यांश है, आप इन्हें पढ़ लो। उसके अलावा जो ग्रामर संबंधित क्वेश्चन बने हैं वो हम नीचे डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि 61 नंबर क्वेश्चन में ये है कि ईसो अपी इत्या संधि का, तो इसमें संधि हमें विच्छेद करके ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सी हो सकती है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्लस अपी, तो ये पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आपने पढ़ रखी हुई पूर्व रूप एक पर रूप होती है, तो ये पूर्व रूप संधि है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अयुध्यता अद्युध्यता अत्र लकारो अस्ति, इसमें लकार बताना है आपको कौन सा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें लंग लकार होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है कि अभिज्ञा इत्यर्थ का प्रकृति प्रत्ययो चिन्हता, यानी इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभि प्लस ज्ञा धातु लेप प्रत्यय होगा। ठीक है, लेप प्रत्यय आता है जिसके आगे कोई उपसर्ग लगा हो, तो ज्ञा धातु है, इसके आगे अभि उपसर्ग है, लेप प्रत्यय। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यह महान आत्मा इत्यर्थ का समासो अस्ति, यानी इसमें से समास बताना है कौन सा होगा। तो इसमें होगा कर्मधार, क्योंकि इसके अगर देखा जाए ये महान आत्मा है। इससे पहले शायद रीड 2018 में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अगर ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। उसमें भी कर्मधार माना था। ठीक है, अगला है कि नामना पदेस्मिन विभक्ति अस्ति, यानी इसमें विभक्ति बतानी है कौन सी होगी। तो इसमें विभक्ति होगी तीसरी। ठीक है, तृतीय विभक्ति। चलो अब देख लेते हैं, ये तो आपके गद्यांश संबंधी क्वेश्चन हो गए। अब 66 से 70 तक ये आप एक पद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, हम उन्हें देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका दे रखा है कि रत्न बिना इस इत्यस संधि विच्छेद अस्ति, इसमें संधि विच्छेद करके बताना है कौन सी होगी। तो इसका होगा रत्न प्लस बिना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है महिमा पदेस्मिन लिंगम अस्ति, तो इसमें महिमा में कौन सा लिंग है ये बताना है। तो ये पुल्लिंग होगा, महिमा गरिमा इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो पुल्लिंग से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्या अधिकारम इत्यस्य समाजो अस्ति, इसमें से विद्या अधिकारम है, इसमें आपको समास बताना है कौन सा होगा। तो इसमें जो समास होगा वो अव्ययीभाव होगा। किसमें, अव्ययीभाव नहीं होगा, नहीं गलत बता दिया, ये होगा तत्पुरुष, विद्या पर अधिकार। ठीक है, विद्या पर अधिकार, तो इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका कि कुरु अत्र लकार पुरुष वचन से चिन्हता, यानी कुरु में आपको बताना है लकार कौन सा है, कौन से वचन या पुरुष में आता है वो बताना है साथ ही साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये लूट लकार मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्या आपका कुरु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पद्यांश से अस्मित छंदो बताता है, इसमें छंद बताना है। जो आपका ये छंद दे रखा था, छंद का मतलब पद्यांश, इसमें बताना है कि आपका छंद कौन सा है। तो इसमें जो छंद होगा वो होगा आपका सादुल विक्रीटम। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन। अगला है माहेश्वर सूत्रेषु इति संज्ञा से फलम बदती, तो माहेश्वर सूत्र में किसकी इति संज्ञा फलम भवती, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा लोप होता है, आदर्शन लोप एक सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अगला देख ले। र वर्णोच्चारणम स्थानम अस्ति, यानी र वर्ण का उच्चारण स्थान है ऋतुषाणम मूर्धा, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि बालकाः पुस्तकानि पठन्ति इत्यस्य वाच्य परिवर्तन कुर्ता। इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा कि आपने पढ़ रखा होगा बालकाः, तो बालकाः का होगा देखो इसका होगा बालकेन पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, मेरे अनुसार इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि राम और श्याम के बीच में देवदत्त हैं, वाक्यास्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। तो इसका हमें संस्कृत में अनुवाद बताना है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा राम श्याम च अंतरा देवदत्त अस्ति, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि शुद्ध वाक्य चुनता। इसमें तो शुद्ध वाक्य चुनना है, वो होगा आपका माता गुरुतरा भूमि। इसका 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका राइट। ठीक है, मेरे अनुसार 4 नंबर ऑप्शन होगा। अगला देख लेते हैं भाषा रहस्यम इत्यस्य रचनाकारकोस्ति। तो भाषा रहस्य में इत्यस्य रचनाकारकोस्ति, ये किसकी रचना है? भाषा रहस्यम, तो ये बताना है। तो ये आपकी हो जाएगी स्वीट महोदय की। किसकी? स्वीट महोदय, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यथा प्रथम काष्ठे फलके व निर्मितेषु बृहदक्षरेषु छात्रैः आङ्गुल्या संचालस्य अभ्यास क्रियते तदा लेखन शिक्षणस्य अयं विधि भवति। यानी यदा प्रथमे काष्ठफलक निर्मितेषु बृहदक्षरेषु छात्र अंगुल्या संचालन से अभ्यास क्रियते। तो ये किस विधि के अकॉर्डिंग आएगा, ये बताना है। तो ये आएगा मोंटेसरी विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं गद्य शिक्षण से विधि नास्ति। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, वो बताना है। उद्बोधन होती है, प्रवचन होती है, स्पष्टीकरण होती है, लेकिन तुलना विधि नहीं होती है, तुलना अनुकरण विधि नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि सोपान क्रमो अस्ति। आगमन विधि के जो सोपान है उनका क्रम बताना है। तो वो क्रम हो जाएगा, उदाहरण देंगे, फिर उसका निरीक्षण करेंगे, फिर उसका नियमीकरण करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिका परिचय भेदो अस्ति। मौखिक परिचय का भेद नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो सलाह का परिचय और शास्त्रार्थ और अंत्याक्षरी ये मौखिक परिचय होती हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या बना था कि अधोलिखितेषु श्रव्य दृश्य साधनम अस्ति। श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है ये बताना है। तो इसमें सर्वाणी हो जाएगी, क्योंकि दूरदर्शन को टीवी बोलते हैं, संगणक को कंप्यूटर बोलते हैं। श्रव्य द्रव्य से अभिलेखा ये भी आपका श्रव्य दृश्य में आ जाएगा, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सूत्राणाम सिद्धांत का प्रतिपादनम, यानी जो शिक्षण सूत्र हैं इनका प्रतिपादन किन्होंने किया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस, उभयऊ यानी दोनों, या जॉन टीवी। तो इसका राइट आंसर होगा उभयऊ, दोनों हो सकते हैं, स्पेंसर भी होगा, कमेनियस भी होगा। अगला है मूल्यांकनम अस्ति। मूल्यांकन है, ये उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। व्यापक प्रक्रिया ये भी, ये सतत प्रक्रिया ये भी सही है, यानी सर्वमापी, यानी सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि अस्मिन् कापि शिक्षण विधौ शिक्षक पूर्व शब्दानां व्याख्या करोति ततः परम श्लोकस्य अर्थम कथयति। इसका विधि ये कौन सी विधि के अंदर आएगा? पूर्व शब्दों की व्याख्या की जाती है, उसके बाद श्लोक का अर्थ बताया जाता है। ये किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आपका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाटक शिक्षण का विधि सर्वोत्तम। नाटक विधि की सर्वोत्तम विधि कौन सी है ये बताना है। तो इसकी विधि हो जाएगी सर्वोत्तम समवाय विधि। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है कि भाषा या विशेषता अस्ति। भाषा की विशेषता है वो बतानी है। तो देखो भाषा इका व्यवस्था अस्ति या अनुकरणी ज्ञायते। ठीक है, तो ये सही है। भाषा सभ्यता विकासोन्नति। भाषा सभ्यता, जो भाषा है वो सभ्यता से संबंधित विकास में सहायक है, ये भी सही है। भाषा स्थूल सूक्ष्म प्रति विकसित। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, ये भी बात सही है। और सर्वमापी, यानी सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87 कि संस्कृत पाठ्य पुस्तकम भेदो अस्ति। संस्कृत पाठ्य पुस्तक के भेद कौन से हैं? तो ये देखना है। जो 87 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन होगा राइट उभयम, यानी सूक्ष्म अध्ययन से पुस्तकम
और विस्तृता अध्ययनस्य पुस्तकम, तो इसके दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, यानी उभय दोनों हो जाएंगे। अगला है कि मौन पठनस्य उद्देश्यम वर्तते, मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। तो देखो इसका है छात्रेषु स्वाध्यायस्य परंपराया विकसनम, जो छात्र हैं वो स्वाध्याय यानी स्वाध्याय और परंपरा के विकसित हो जाती है, यानी कह सकते हैं इसका अगर अर्थ निकालें तो बात छात्रों में स्वाध्याय की जो परंपरागत विकास है वो हो जाएगा, ये है इसका अर्थ, ठीक है। छात्रेषु अर्थग्रहण क्षमता विकास, छात्रों में जो अर्थग्रहण की क्षमता है वो उसका भी विकास हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है अवधान केंद्रीयकरण से क्षमता विकास, छात्रों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी विकास हो जाता है। तो इसका सम अप ये सभी ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है 89 क्वेश्चन कि अस्या पद्धति व्याकरण से प्रधान नियम भवती, कि कौन सी पद्धति जिसमें व्याकरण की प्रधानता रहती है, तो वो आपकी हो जाएगी दंडान्वय विधि। कौन सी? दंडान्वय। अगला देख लेते हैं। अगला है कि अभिनय विधि भेदो नास्ति, अभिनय विधि के भेद नहीं है। तो देखो कच्चा अभिनय होता है, रंगमंच अभिनय होता है, गीता अभिनय होता है, यानी सर्व यानी सभी इसका राइट आंसर। अरे सॉरी इसने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है तो वो हो जाएगा गीता अभिनय विधि, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी आपके 30 क्वेश्चन आपके जो संस्कृत से आपके हमने करा दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये राइट आंसर हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन संस्कृत के, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलो अब देख लेते हैं जो आपके साइंस के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये सुमेलित करने हैं, ये सूक्ष्म दे रखे हैं, इनके उपयोग दे रखे हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम बोलते हैं, ये इसमें विटामिन B12 बनाने में उपयोगी है, तो इसका सी हो जाएगा। ये कह रहा है एंथ्रेक्नोनाइड बेसिलाई, इसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सूप बनाने में, ठीक है। राइजोबियम का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। क्लोरेला का उपयोग किया जाता है रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनाने में। ये ऑप्शन मैंने कुछ गलत नहीं बता दिए क्या? चलो ठीक है, यही ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो देखो इसमें से जो असत्य कथन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है, इसमें बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियनम ये आपका हो जाएगा विटामिन B12 से संबंधित है। एंथ्रेक्नोनाइड बेसिलाई ये आपका संबंधित हो जाएगा रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनाने में। राइजोबियम है वो आपका संबंधित नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। तो क्लोरेला हो जाएगा वो सूप बनाने में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन मुझे लग रहा है राइट होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होगा, ठीक है। अब वो त्रुटि रही, मैंने यहाँ पर संशोधन कर दिया, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि असत्य कथन बताना है। इसमें से निम्न में से असत्य कथन है। हल्दी साग पौधे का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। हाइड्रेला जल निमग्न पादप है, ये भी बात सही है। लाइकेन समुद्रविद है, ये समुद्रविद नहीं होगा, ये शीत प्रदोदविद होगा, ठीक है। शीतोष्ण कह सकते हैं, शीतोदविद होगा, ठीक है। मटर आरोही पादप का उदाहरण है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, लाइकेन समुद्रविद नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 123 नंबर आपका जो अगला क्वेश्चन 123 है। खनिज लवण का कार्य नहीं है, ये पूछा है। तो खनिज लवण का कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ये कार्य नहीं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो बच्चकण कोशिका है, तो वो न्यूट्रोफिल है। एक आपकी मोनोसाइट भी आती है, ध्यान रखना। तो मोनोसाइट से ज़्यादा न्यूट्रोफिल सर्वाधिक होती हैं, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के अल्पस्राव के कारण वयस्क में कौन सा रोग होता है। तो देखो अल्पस्राव होगा या सिक्रेशन इसका कम मात्रा में होगा, तो ये ऐसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म, इसे बोनापन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर इसकी अधिकता हो जाए किसकी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसे GH हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये अतिशय हो जाता है शरीर, यानी भीम का शरीर हो जाता है। ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। जो पायरिया रोग है का रोगजनक होगा वो प्रोटोजोआ होता है। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था कि ये कह रहा है कि राइबोसोमल RNA का संश्लेषण स्थान होता है। तो
ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा, जैसे राइबोसोम दे रखा है ऑप्शन इसका, और इसके अलावा अंतर प्रदब्बी जाल का दे रखा है, गोल्जी का दे रखा है, केंद्र का दे रखा है। तो ये कह रहा है राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए पूछा है कि संश्लेषण स्थान होता है, तो इसका संश्लेषण स्थान होगा वो होगा आपका केंद्र का। ठीक है, 9th की क्लास की अगर पढ़ते हो आरबीएसई उसमें दे रखा है ये। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील है, तो 5 सेकंड के बाद यह वस्तु का वेग होगा। तो गति का प्रथम ही नियम दे रखा है कि क्या दे रखा है, v बराबर u प्लस et। अगर इसके मान को रखते हो तो लास्ट में आएगा निकल के 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं रख के। और मैंने बताया था u इसका अंतिम वेग है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक है, a हो जाएगा त्वरण, t हो जाएगा यहाँ पे समय। इन्हें रखोगे तो 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था कि असत्य कथन चयन कीजिए। बांध में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बांध में संचित ऊर्जा जो भी रहेगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। और कार्य में विस्थापन अनिवार्य शर्त है, ये भी बात सही है। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है, ये भी बात सही है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ई नंबर ऑप्शन। अगला है कि गर्म धरातल के संपर्क में आने पर वायु के कणों का गर्म होकर ऊपर उठना ऊष्मा का किस प्रकार का संचरण है, ये संवहन होगा, यानी जिसे कन्वेंशन बोलते हैं। तो यही राइट आंसर होगा, संवहन। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो क्लास शायद 6 या 7 में दे रखा है, चैप्टर नंबर 1 या 2 में, उसमें ठोस पोटेशियम परमैंगनेट का उदाहरण लेके उसे पानी में गर्म किया गया है स्टॉक के द्वारा, तो उसमें ये संवहन का एक उदाहरण दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है तो अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा। तो ये आपका आरबीएसई की बुक पढ़ते हो उसमें भी दे रखा है, आवासीय होगा और सीधा भी होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि विद्युत घंटी का जो विद्युत घंटी है विद्युत प्रभाव के किस या विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होती है, या ये बताना है किससे आधारित रहती है। तो ये होती है चुंबकीय प्रभाव के आधार पर। ठीक है, अगला है कि किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशा कहते हैं, ये आपका अभी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये रेयन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि ओसीआर की कह सकते हैं, रुको ये इंग्लिश है हिंदी देख लेते हैं, यह कहाँ पे है, हाँ चलो यही है, इंग्लिश में ही दे रखा है कि ओसीआर है, तो ओसीआर होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि ये बताना है व्हाट इज द ट्रांजिट ऑफ वीनस, यानी ये कह रहा है शुक्र पारगमन क्या है। तो ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में शुक्र का आ जाना। ठीक है, वीनस का आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था परमाणु प्रतिरूप का मॉडल दिया था, उसमें से जो परिणाम सही नहीं है वो बताना है, यानी कौन सी ऐसी एक बात है इनमें से उनकी गलती। ठीक है, परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है, सही बात है। नाभिक की त्रिज्या 10-10 यानी कह सकते हैं 10-10 मीटर प्रति मीटर होती है, ये गलत है, ये होती है 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी देखें इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्री बल से नाभिक से जुड़ा रहता है, बिल्कुल सही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश या ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है, ये भी बात सही है। तो यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा था तो असत्य बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये क्लास 7 की में दे रखे हैं ये सभी। नमक का जल में घुलना ये भौतिक हो जाए, बल्ब का प्रकाशित होना ये भी आपका भौतिक है, क्रिस्टलीकरण ये भी आपका भौतिक से संबंधित है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का रासायनिक सूत्र होता है तो KNO3 होता है, तो इसे तो डायरेक्टली लगा सकते थे, ये सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, CHO4 मास गैस कहते हैं, सही है। CH3OH का स्प्रिट बोलते हैं, ये भी सही है। HCOOH ये फॉर्मिक एसिड ये चीटी काटने पर होता है, वो भी बात सही है। C2H5COOH ये आपका एल्कोहल होता है, तो ठीक है, यह सिरका दे रखा है, तो ये गलत है, तो यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बायोडीजल के बारे में, बायोडीजल के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये जैविक स्रोतों से प्राप्त तरह डीजल के समतुल्य ईंधन है, बिल्कुल सही है। 100% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ये भी बात सही है। ये जैव निम्नीकरण
होता है, ये भी बात सही है, यानी ये सभी बात सही है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसने सत्य कथन नहीं पूछे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये शिक्षण विधि से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता। उत्पाद के अंतर्गत आता है तो वैज्ञानिक नियमता, ये रीट 2018 में पूछ चुका है। अगर उत्पाद नहीं है तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति यानी साइंटिफिक एटीट्यूड इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि नवाचारी शिक्षण की मस्तिष्क उद्वेलन विधि से संबंधित सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। सिद्धांत नहीं है तो वो होगा आपका इसका पहला ही ऑप्शन होगा विचारों की मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि के नीचे दिए गए चरणों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो हमें व्यवस्थित क्रम बताना है, तो वो होगा पहले हम करेंगे समस्या को परिभाषित, ठीक है, फिर उसका प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, फिर उसकी परिकल्पना बनाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे परिकल्पनाओं का परीक्षण, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका 143 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रेखीय अभिक्रम अन्वेषण का पद नहीं है। तो देखो शिक्षण पद होता है, प्रस्तावना पद होता है, परीक्षण पद होता है, एक होता है अभ्यास पद, ये 4 होते हैं, लेकिन उपचारात्मक पद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 का क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं परिभाषित करना कार्यसूचक क्रिया का उद्देश्य। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ये होगा ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, यानी ज्ञान होगा। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है, तो इसे बल दिया गया है अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो सी नंबर ऑप्शन राइट है। 47 का देख लेते हैं कि ये कह रहा है प्रमापीकृत परीक्षण के संबंध में असत्य कथन बताना है। ध्यान रखना, असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इसका असत्य कथन होगा, देखो ये पहला है, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टैंडर्ड होते हैं वो आपके बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। ये शिक्षक निर्मित होता है, ये गलत है, ये क्योंकि बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, जैसे आपका PSER बोर्ड हो गया, ठीक है, तो उनके द्वारा बनाया जाता है, तो ये तो गलत है, 2 नंबर गलत है ऑप्शन। उनकी रचना समय परिस्थिति के अनुसार होती है, तो ये भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 2 और 3 इसके गलत ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जो है ये पूछा है कि खरीफ की फसल नहीं है, तो वो सरसों होगी, सरसों के साथ गेहूं भी बोया जाता है, तो ये सर्दियों से संबंधित है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, अगला है कि जलीय जीवों में अनुकूलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो ये श्वसन गलफड़ी द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है, गिल से होते हैं। शरीर पर सल्क होती हैं, बिल्कुल सही है, स्केल्स बोलते हैं। आंखों पर निवेशक पटल होते हैं, जिसे निकेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी होती है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री प्रक्षेपित नहीं है। ठीक है, तो वो आपके फ्लैश कार्ड हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मैजिक लैंटर्न को हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, एपिडाइस्कोप के द्वारा कर सकते हैं, ओवरहेड के द्वारा भी कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो भी साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, यानी 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आपके कितने मार्क्स बनने कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन। देखिए अब अपन देखते हैं जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे उनको। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 91 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। इसमें x का मान अपन को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन भिन्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन सभी को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे 4×12, इसका इससे गुणा किया 4×12 और उसमें 1 जोड़ दिया, तो कितना आया 13/4 प्लस x प्लस 2 का किया तो 4 और 5/2 प्लस 3 दूनी 6 7/3 बराबर। ऐसे इस सब को गुणा कर लेंगे आपस में। इन सब का ले लेंगे इधर लघुत्तम 12 आ जाएगा, फिर इन सब को इधर सॉल्व कर लेंगे, ये इधर रहेगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे बज गुणा करके आपस में फिर x का मान निकल आएगा।
ठीक है। तो इसमें जो x का मान आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये कह रहा है एक बेलनाकार टंकी के आधार की परिधि 88 मीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए, तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन की जो परिधि होती है ना, आधार की परिधि, वो उसने 88 मीटर दी है। तो अपन को पता है ये होता है बेलन, ठीक है। इसकी जो परिधि होती है वो नीचे वाली ये होती है वृत्ताकार। तो परिधि का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो परिधि होती है 2πr दिया है उसने 88, ठीक है। यहाँ से जब पाई का मान रखेंगे इसमें, देखिए 2 × 22/7 गुणा r बराबर 88। तो 22 से ये कट गया 4 बार, ठीक है। इस 2 से ये 2 बार कट गया, और 7 का 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे r बराबर आ गया 14, ठीक है। अब देखिए r बराबर 14 आ चुका है अपना। अब वो कह रहा है कि कितने लीटर आ सकता है। तो इसका मतलब हमने इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पे सिर्फ मान रख देना है इसका। तो 22/7 गुणा r आया अपना 14 गुणा h उसने 1 दिया है, ठीक है। 7 से ये 2 बार गया, इससे इसका गुणा कर देंगे। तो इससे इसका गुणा कर देंगे तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 616, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आ जाएगा 616। लेकिन वो कह रहा है कि इसका आयतन, तो अपन को पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो आयतन जो अपना ये आया है वो आया है m³ यानी मीटर क्यूब में। तो इस प्रकार 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 1000 का इसमें कर देंगे गुणा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 616, फिर 000 लगा देंगे, ये लीटर लिख देंगे पीछे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है किसी कोण के पूरक व संपूरक के मध्य अनुपात है वो 2:7 है, तो वह कोण है। देखिए, मान लीजिए कोई कोण है x, ठीक है। इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण होगा 90 - x, ठीक है। अब देखिए इसी कोण की बात हो रही है, इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 - x, क्योंकि पूरक कोण कौन से होते हैं जिनका योग 90 हो, और संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 हो। तो देखिए वो कह रहा है कोई कोण, तो कोई कोण x मान लिया, उसका पूरक कोण ये हो गया, उसी का संपूरक कोण ये हो गया। कह रहा है इन दोनों का अनुपात है इस प्रकार दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए 90 - x बट्टे 180 - x बराबर 2/7 उसने दे रखा है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 54 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, तो AOB है। देखिए ये कोई वर्ग हो गया, ठीक है। ये इसके विकर्ण बना दिए हमने, सॉरी, ABC और D, ठीक है। अब वो कह रहा है कि AOB, देखिए AOB ये O बना दिया, क्योंकि अपन को पता है कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि AOB है त्रिभुज AOB, देखिए AOB ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, ठीक है। और ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये 90 का हो गया, ये आपस में बराबर हो गए। तो देखिए ये बन गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 95, ये कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जो पीछे वाली संख्या दी हुई है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0016, इसके नीचे देखिए 4 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो 4 0 रख लीजिए, ठीक है। जब ये आप रख लोगे, इसका जब रूट लोगे तो ये आ जाएगा
4/100, ठीक है, 4/100 आ जाएगा, 4/100 आ जाएगा। और जब इसका इसमें भाग दे देंगे 4 में 100 का, तो ये आ जाएगा 0.04, ठीक है। अब आपको 0.04 में ही जोड़ना है, देखिए 0.0041। जब इसको आपस में अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.414, ठीक है, ये 0.1414 आ जाएगा। सॉरी, देखिए 0.0041 ये तो पहले का हो गया, ठीक है। और ये जो अपना निकल के आया है वो देखिए निकल के आया है अपना, कितना निकल के आया है 0.0041, ये तो पहले से ही है। वो जो अपना निकल के आया है वो आया है 0.04। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 0.441, ठीक है। इसमें भी 0 लग जाएगा ये वाला, क्योंकि 4 अंक है ना। जब इसको देखिए ये इस पर रूट लग रहा है, जब रूट को उठाएंगे तो ये आ जाएगा अपना 4140000। इसका अपन को लेना है अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 21/100। और जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.21। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संख्या 96 है, संख्या 1 से 20 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए जो 96 है वो 1 से 20 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसका अंतर कितना हो गया, 96 4, तो ये हो गया 24, इसका अंतर हो गया कितने पे, 1 से 20 पे। क्या निकालना है प्रतिशत, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 का इसमें 2 बार भाग गया, इस 0 से ये 0 कट गई, और 2 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 97 नंबर। एक बैग में 3 नीली, 5 हरी और 4 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो हरी न होने की प्रायिकता क्या है। तो आप सबसे पहले इसमें वो गेंद ज्ञात कीजिए जिसमें हरी होने की प्रायिकता हो। तो देखिए टोटल अपनी कितनी गेंदें हैं, 3 और 5 8 और 4, 3 और 5 8, 8 और 4 12 गेंद हो गई, ठीक है। उसमें से हरी कितनी है, देखिए हरी कितनी है, ओनली हरी 5 है। ये क्या है, ये हरी गेंदों की प्रायिकता है। तो वो जो कह रहा है हरी न होने की प्रायिकता है। हरी न होने की प्रायिकता के एवज में अपन क्या करेंगे, इसको 1 में से घटा देंगे। जब इसको 1 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7/12। अब वो देख लीजिए प्रायिकता ना पूछ के आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 58/3%, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है कि जो प्रायिकता होती है उसमें होने और न होने दोनों का योग हमेशा 1 होता है, इसलिए हमने उसको 1 में से घटा के और प्रायिकता प्राप्त कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 500 रुपये की राशि 5 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 625 रुपये हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से 8000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का देख लीजिए। सबसे पहले अपन को दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PTR/100। तो SI देखिए ये 500 रुपये थे, हो कितने गए 625 हो गए। तो ब्याज कितनी हो गई, इसमें से इसको घटा देंगे तो 125 हो गई ब्याज। मूलधन कितना था, 500 रुपये था। टाइम कितना है, 5 वर्ष। आर अपन को निकालनी है, 100 नीचे 100 फार्मूला रख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसका इससे गुणा किया 25, और 25 से जब इस 125 को काटेंगे तो ये आ जाएगा, 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा। तो अपन को पता चल गया कि जो आर है वो कितनी आ गई, 5%, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, 2 वर्ष का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या कर लेंगे, मिश्रण निकाल लो। सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो चक्रवृद्धि ब्याज का, CI बराबर क्या करेंगे, मूलधन 1 + R/100 माइनस मूलधन, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। तो इसको रख दो, 8000 1 + ये 5 रख दिया,
100 कर दिया, -8,000 को इसमें से घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, सेम यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC में 198 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि A और B के बीच में अनुपात 2:1 है और B और C के बीच में अनुपात 3:x है। तो x का कौन सा मान संभव होगा यदि सभी को रुपये पूर्णांक में मिले। देखिए A लिख लिया, B और C। देखिए पहले AB को कितने मिले, 2:1, C को कुछ नहीं मिला यहाँ पे, तो आगे बढ़ा के 1 के सामने क्या लिख देंगे, 1 ही लिख देंगे C के नीचे भी। अब देखिए B और C कहाँ है, ये रे, B और C को कितना मिला है, 3:x। तो देखिए B को मिला है 3 और C को मिला है x। तो 3 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो A के नीचे क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 1 का 3 से करेंगे तो 3 और A का x से करेंगे तो x। तो यहाँ पे अपना जो नीचे आ गया वो आ गया 6:3:x। अब देखिए इसमें x का मान रखना है, x का मान अपन को ऐसा रखना है कि इन तीनों का योग करने पर वो 198 में डिवाइड हो जाए इससे, क्योंकि इन तीनों का योग ही तो 198 दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन को उठाओ, मान लीजिए हमने x की जगह पे 2 रख दिया, ठीक है, ऑप्शन से उठा के, तो 2 3 कितने हो गए, 5, 5 और 6 कितने हो गए, 6 5 11। देखिए अब 198 में अपन 11 का भाग देंगे तो 11 1 11 कितने बचे, 8, और 8 बार दिया तो 18, यानी 11 का भाग पूरी तरीके से इसमें जा रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और लाभ प्रतिशत 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को पता है x वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए x वस्तुएं लिख ली, विक्रय मूल्य मतलब SP, ये है किसके बराबर है, 42 वस्तुओं के CP के बराबर, यानी क्रय मूल्य के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, CP को SP के नीचे ले आएंगे और इसको इसके नीचे पहुंचा देंगे बज्र गुणांक से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना SP/CP बराबर 42/x, ठीक है। तो SP क्या हो गया, 42 रुपये, और CP यानी क्रय मूल्य होगा x रुपये। तो अपन लाभ निकाल सकते हैं, लाभ क्या होता है, SP - CP यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया अपना, 42 - x, ये लाभ आ गया, ठीक है। जबकि लाभ अपन को दिया है 20, तो फॉर्मूला लगा देंगे लाभ प्रतिशत का। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, यही तो सूत्र होता है। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, 20 बराबर लाभ है कितना अपना 42 - x बट्टे क्रय मूल्य कितना है अपना x गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 20/100 42 - x/x, इससे इसको काट देंगे 1/5 बार, इनका कर देंगे आपस में वज्र गुणा, तो x बराबर आ जाएगा अपना b यानी 35। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से एक क्या है, निम्न में से विचार कीजिए। देखिए पहले में देखते हैं, दंड आरेख में दंड की ऊंचाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है, ये बात सही है। दंड आरेख दंड समान चौड़ाई के होते हैं और 2 क्रमागत दंडों के बीच दूरी समान होती है, ये भी बात सही है। आय चित्र में समान चौड़ाई वाले दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, नहीं ये गलत है, रिक्त स्थान नहीं होता, वो कह रहा है रिक्त स्थान नहीं होता, तो ये तो गलत है, हो भी सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि किसी बारंबारता बंटन के किसी भी वर्ग की निम्न सीमा L है तथा इस वर्ग का मध्यमान M है, तो इसकी उच्चतम सीमा क्या है। तो देखिए आपको पता होगा कि मध्यमान होता है वो क्या होता है, उच्चतम सीमा हमको ज्ञात करनी है x मान ली, माइनस निम्नतम सीमा L दी हुई है /2, ठीक है। तो अपन को ये ज्ञात करना है x, तो इसका इससे वज्र गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा 2m माइनस एल, सॉरी ये होता है, सॉरी मैं ध्यान भूल गया थोड़ा, कि जो वर्ग का मध्यमान होता है m बराबर होता है उच्चतम मान, ठीक है, प्लस निम्नतम मान बट्टे 2, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वज्र गुणा कर देंगे तो देखिए 2 से m का गुणा कर देंगे तो 2m हो जाएगा, ठीक है। n को इधर लाएंगे, सॉरी निम्नतम मान को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, निम्नतम मान क्या दे रखा है l, तो l हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्चतम मान, ठीक है, वही हमसे पूछा है। तो उच्चतम मान बराबर हो गया 2m माइनस एल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही है, बट देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। 36 वर्ष से कम आयु के 5200, ये लाख में दिए हुए व्यक्ति हैं, तो 56 से 65 के बीच आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे मैं बता दूं आपको। 36 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देखिए व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखिए 36 वर्ष से कम देखना है अपन, तो 36 वर्ष के नीचे आ जाएंगे ये वाले, ठीक है, इनका योग कर लेंगे। इनका योग जो आएगा, ठीक है, इनका जो योग आएगा, फिर अपन क्या करेंगे, फिर 56 से और 65 आयु वर्ग के व्यक्तियों को देखेंगे। तो 56 से 65 में कौन कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे, ठीक है, व्यक्ति हैं, यही पूछ रहा है। तो देखिए ये जो आएंगे ना ये, ठीक है, इनको ये जो आएंगे इनको रख देंगे इसके बराबर, ठीक है। मान लीजिए ये आ गया x आ गया, ठीक है, तो x बराबर ये कर देंगे, ठीक है। अब एक का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5200 बट्टे x। फिर इसके बाद अपन को ज्ञात क्या करना है, 56 से 65 के बीच में, और 56 से 65 के बीच में 5.12 है, तो इस 5.12 का कर देंगे इसमें गुणा। देखिए ये भी लाख में है और ये भी लाख में है, तो आपको लाख का तो गुणा करना ही नहीं है, ठीक है, कि आप गुणा करने बैठ जाओ, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए 104। किसी बीजीय व्यंजक को 1 + 2x के भाग देने पर भागफल है वो 2 + 3x + x² एवं शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो बीजीय व्यंजक है। देखिए कुछ नहीं करना, अगर आपको पता हो तो ये फॉर्मूला होता है कि जो भाजक होता है, ठीक है, ये यहाँ होता है, उसको लिखते हैं भाज्य, ये होता है भागफल और ये नीचे आता है शेषफल, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको ये ज्ञात करना है तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का तो अपन करते हैं गुणा, ठीक है, उसमें इस शेषफल को जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, अपना जो भाज्य आ जाता है। तो वो वही पूछ रहा है कि बीजीय व्यंजक क्या होगा, तो अपन को क्या करना है इसमें, ये तो क्या होगा, भाग देने पर ये भागफल आ गया, तो यानी इसका तो करना है गुणा और उसमें 1 को जोड़ देना है, तो अपना क्या आ जाएगा, बीजीय व्यंजक आ जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, किसी भी संस्था में विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रों का वितरण है। देखिए अनुपात दिया है पुरुषों का और महिलाओं का, ठीक है, कुल छात्रों की संख्या इतनी है, ठीक है। अब देखिए पाई ग्राफ दिया है, इंजीनियरिंग वाले इतने, मेडिसिन वाले ये अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में अंतर कितना है। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले छात्र छात्रा ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हैं, 5 और 3 8, 8 कितने के बराबर, 48 के बराबर। तो ये 6 बार कट गया, तो 600 कौन से बच्चे आ गए, ये वे आ गए जो इंजीनियरिंग करते हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। अब क्या पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं की संख्या में कितना अंतर है, अंतर पूछ रहा है, सॉरी अंतर पूछ रहा है। तो अपन ने अभी कितने निकाले, ये जो टोटल छात्र थे इंजीनियरिंग वाले वो तो थे 600, ठीक है। टोटल कितने छात्र थे, 600 थे। उस 600 में भी इंजीनियरिंग करने वाले कितने हैं, 18%, यानी 18/100।
इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो वो बाद में पूछ रहा है अपन को कि अंतर कितना है। देखिए दोनों में अंतर कितना है। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या में अंतर कितना है। तो देखिए अंतर कितना है मैं आपको बता दूं। देखिए शुरू से सॉल्व करवा दूं मैं आपको कि 5 + 3 यानी 8 बराबर उन्होंने दिया है 4800। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4800 बट्टे 8 यानी यहाँ से आ जाएगा अपना 600। ठीक है, ये तो 600 आ गए टोटल, लेकिन उसमें अंतर कितना है। देखिए 5 और 3 में अंतर होता है 2 का, तो 2 का कर देंगे गुणा। इसका अपन निकाल लेंगे 18%। जब अपन 18% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 से 16 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ठीक क्वेश्चन है। किसी समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 14 सेमी है तथा उसका क्षेत्रफल 245 सेमी। इसकी समांतर भुजाओं का अंतर यदि 11 सेमी है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको पता होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी। यही तो होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। इसी को रख देंगे 1/2। देखिए बीच की दूरी दी हुई है 14, समांतर भुजाओं का योग हमें नहीं पता है तो हम x + y मान लेते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकल आया, ये क्षेत्रफल दिया उन्होंने 245। 2 से इसको काट दिया 7 बार, 7 से इसको काट देंगे 7 × 21 और 7 × 35 यानी x + y बराबर अपना आ गया 35। ठीक है, और x - y बराबर उन्होंने 11 दिया है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से जो बड़ी भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 23। अगला क्वेश्चन है देखिए 4a² + b² + 14a - 7b - 4ab + 12 के गुणनखंड क्या होंगे। देखिए अगर इसका कोई गुणनखंड होगा तो आप ध्यान में रखिए उस गुणनखंड का 0 मान जो प्राप्त होगा ना, अगर उसको इस गुणनखंड में रख देंगे तो उसका भी मान 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं, मैं 4th नंबर ऑप्शन को उठा लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं a बराबर 1 रख दूँ, ठीक है, a बराबर 1 रख दूँ और b बराबर मैंने रख दिया इसमें 5, ठीक है, b बराबर 5 रख दिया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा देखिए वो आ जाएगा 2 × 1 - 5 + 3। यही टोटल मिला के अगर अपन देखें तो ये 5 और 3 माइनस, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में 0 आ गए। अगर यहाँ पे इसका मान 0 हो रहा है, यही मान रखने पे a बराबर 1 और b बराबर 5 रखने पर, तो इसी मान को अगर इसमें रख देंगे, इसका मान भी 0 होना चाहिए, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके देखेंगे तो इसका ये गुणनखंड निकल आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा कोण समभुज का कोण नहीं है। समभुज की बात हो रही है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ये सभी अंतःकोणों के मान दिए हुए हैं। अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण दोनों कितना योग होता है, यानी अंतःकोण x मान लें और बाह्य कोण y मान लें तो दोनों का योग 180 होता है। ये सभी दिए हुए हैं अंतःकोण, इनमें से अपन को निकालना है बाह्य कोण। तो सभी के बाह्य कोण निकाल लीजिए आप, सभी के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि बहुभुज एवं पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अपन इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने उठा लिया ये ऑप्शन, ठीक है, तो इसका 115 प्लस x बराबर 180 करके देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 65। ठीक है, ये आ गया बाह्य कोण। अपन को पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360 बट्टे बाह्य कोण, तो बाह्य कोण अपना कितना है 65। अगर इसमें इसको काटेंगे तो ये कुछ पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आने का मतलब ये है कि ये जो समभुज है इसमें पूर्ण नहीं है, यानी पूर्ण अंकों में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि 9/4 की घात x गुणा 8 की घात 8/27 x - 1 बराबर 2/3। देखिए x का मान ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो 9/4 है, देखिए यहाँ पे आपने 2/3 दे रखा है, तो इसको भी 2/3 में बनाएंगे। तो इसको अपन उल्टा कर दो तो 4/9 हो गया। 4/9 करने पर यहाँ पे हो जाएगा -x,
इसी प्रकार से ये 8/27 तो पहले से ही है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, x माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है, गुणा ऐसे ही इसको लिख देंगे, ये क्या हो गया 2/3 का क्यूब, तो 2/3 का क्यूब हो गया, और 3 का ऐसे x माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 3x माइनस 3, ठीक है, बराबर में 2/3 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1 पावर हो जाएगा, क्योंकि पता है आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -2x इसको आपस में जोड़ देंगे और इसको 1 के बराबर कर देंगे बाद में जो दिया हुआ है उसके, तो -2x प्लस 3x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1, यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है, इसमें से अपन को निकालना है इसका मान CAO, यानी CAO ये मान निकालना है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, इसीलिए ये वाला कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 45 का, ठीक है, ये तो हो गया 45 का। अब देखिए कि ये कोण हो गया 45 का, ये वाला, ये 25 पहले से ही दिया है, ये 45 और 25 दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70। 70 कौन सा आ गया, ये टोटल, हाँ ये टोटल आ गया 70 आ गया, सॉरी देखिए रुकिए, ये 45 का हो जाएगा क्योंकि ये 90 का है और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, ठीक है, ये भुजा बराबर होने पर ये और ये दोनों आपस में टोटल हो जाएंगे 45 के, ये 45 का ये हो गया। ये इस कोण को निकालेंगे अपन, इस वाले को जो CAB है, CAB को निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 110 के करीब आ जाएगा, ठीक है, 110 आ जाएगा। 110 में से इस 45 को, इस छोटे वाले कोण को अपन घटा देंगे तो ये आ जाएगा 65, तो ये अपना जो CAO कोण है वो आ जाएगा 65। दोबारा से बता देता हूँ, देखिए क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये और ये आपस में हो जाएंगे 45, ठीक है, ये आपस में हो जाएंगे 45। अपन को पता है कि केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये हो जाएगा 45। ये 45 और इस 25 को जोड़ देंगे, ठीक है, 45 25 कितने हो गए 70, ठीक है। CAB, क्योंकि अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो CAB में अपन देखेंगे तो अपन देखेंगे कि अपन को C पता है और ये पता है CBA पता है, ठीक है, दोनों का योग 70 है, ठीक है, लेकिन जो CAB है उसका अपन देखेंगे तो 110 आ रहा है, ठीक है, CAB का मान 110 आ रहा है अपन को पता है, लेकिन OAB का मान भी अपन को पता है 45 है, तो 110 में से अगर 45 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए NCF 2005 हमारे देश की स्कूली गणितीय शिक्षा की प्रमुख समस्या के निदान हेतु क्या किया जा सकता है तथा क्या किया जाना चाहिए पर आधारित प्रस्तुत किया गया शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें शामिल नहीं है, वो है वो अपना ऑप्शन नंबर C, ठीक है, यहाँ मूर्तता की नहीं अमूर्तता की बात की गई, इसलिए ये ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गणित में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का महत्व है। देखिए गणित में सामुदायिक का महत्व क्या है, तो नागरिकता शिक्षण तर्क भी है, सैद्धांतिक व्यवहारिक जीवन में प्रयोग सीखना भी है, गणितीय उपकरणों का अवकाश का सदुपयोग, यही ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका। गणितीय वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है, जॉन लॉक का है ये। अब देखिए गणित तार्किकता की विशेषता नहीं है, सरलता है, मौलिकता है, यथार्थता है, लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गणितीय भाषा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन देखिए गणित की भाषा स्थिर एवं समयबद्ध है, नहीं ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 116
गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य असत्य का चयन करना है। देखिए, गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है, ये सही बात है कि गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है। प्रयोगशाला में भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण एक प्रकार का रसीन है, ये भी बात सही है। संकल्पना आधारित विषय के आधार कारण गणित कक्षा अध्ययन में विषय, ये भी सही है। गणित की विषय वस्तु क्रमबद्धता एवं सामंजस्य, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 117, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो देखिए, गणित की पाठ्यपुस्तक मुख्यतः विश्लेषणात्मक विधि का ही प्रयोग किया, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 118 है, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? तो प्रयोगात्मक परीक्षण पहला ही हो जाएगा, प्रयोगात्मक परीक्षण गुणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है पिछड़े बच्चों के लिए, सही है। हकलाने वालों के लिए, ये भी सही है। बहुमूल्य पुराने अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के लिए, तो ये भी सही है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने लचीली व अपनाई जाने वाली योग्य सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया है? तो एनसीएफ 2000 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मोदालियर आयोग 1952 या 53 ने, या एनसीएफ 2005 ने? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005 ने। एनसीएफ 2005 ही कहता है कि जो शिक्षा है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन की ज़रूरत है उसमें, और उसको लचीले बनाए जाने की भी ज़रूरत है। इस प्रकार अपने मैथ के क्वेश्चंस पूरे होते हैं।